हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की ये क्लास हम लोग अभी शुरू करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, किसने किया है? ये आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई ने किया है तो थोड़ा बहुत तो आरबीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर दृष्टिहीन लोगों के लिए किया है तो ये बात बतानी है अपने को। तो आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई जो है, इसकी स्थापना आपको पता है कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई जो है, इसका बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? आरबीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा आरबीआई बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा मौद्रिक नीति का ध्यान रखती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको तैयार करता है आरबीआई। तो ये तमाम चीज़ें जो है आरबीआई के अंडर में आती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंकों को जो है पैसा देता है जब ज़रूरत पड़ती है तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन रिजर्व जो है उसको मेंटेन करती है भारत का। तो ये जो तमाम चीज़ें आरबीआई का काम है। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ये ध्यान रखना है। अब क्या बात कर रहे थे हम लोग कि आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किए। तो देखिएगा, जब 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो उसके बाद जो है नई करेंसी आ गई है। तो नई करेंसी के बाद लोगों को पहचानने में, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनको करेंसी पहचानने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप के थ्रू जो है मतलब कि लोग उस करेंसी को या उस नोट को मोबाइल के सामने रखेंगे, उस ऐप को खोलकर, और वो जो है ऑडियो आउटपुट के जरिए, हिंदी और इंग्लिश में ऑडियो आउटपुट आएगी और उसके थ्रू पता लग जाएगा आपको कि 500 रुपये का है, 1000 रुपये का है। तो ये जो है इसको लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? मनी क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये मनी का फुल फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या है कि काउंटरफिटिंग करेंसी है उसका पता, यानी नकली नोट है उसका नकली असली नहीं बताती है कि जेन्युइन है या नकली नोट है, इसका नहीं पता लगेगा। केवल ये पता लगेगा इसमें कि ये 2000 का है, ये 500 का है, ये 1000 का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से जो है मतलब ये भी पता लगा सकते हो कि ये नकली है असली है, तो वो उसको आइडिया नहीं लगेगा। तो ये आपकी मनी ऐप जो लॉन्च की है, ताकि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो उनको पता लग सके कि नोट कितने रुपए का है, किसी और पर जो है वो इस चीज़ के लिए किसी भी तरह से ना निर्भर रहे। ठीक है, तो इसलिए लॉन्च किया है मनी ऐप। किसके द्वारा? आरबीआई। राइट, तो ध्यान रखना, ये आपका मनी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की लॉन्च की है? कौन सी राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की लॉन्च की है? देखिएगा, ये साइबर सेफ वुमेन जो है इसकी पहल की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में वुमेन्स को जागरूकता देने के लिए, साइबर जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए जागरूकता देने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए जो है अवेयरनेस कैंपेन है एक तरह से, साइबर सेफ वुमेन, उसका जो है लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और ये जो है सावित्रीबाई फुले जो है उनके जन्मदिन पर किया गया है। सावित्रीबाई फुले, जो आपने सुना होगा नाम, सावित्रीबाई फुले, इनके जो है फुले, इनके जन्मदिन पर जो है ये चीज़ की गई है। सावित्रीबाई फुले, इनके जन्मदिवस पर, सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस पर जो है ये कैंपेन या एक तरह से साइबर सेफ वुमेन अभियान शुरू किया गया है, पहल की गई है, लॉन्च की गई है। जिसमें क्या होगा कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में वुमेन्स और बच्चे जो है ज़्यादा इसके शिकार होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या जिस तरह से भी, तो उसके बारे में जागरूकता दी जाएगी कि कैसे आप बच सकते हो। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर क्यों? क्योंकि ये जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उसने लड़कियों और महिलाओं के लिए जो है बहुत कुछ किया है, उनके भले के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत कुछ किया है। इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले और इन दोनों ने मिलकर जो है बालिकाओं के लिए, जो है महिलाओं के लिए, वो जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरह से विद्यालय की भी स्थापना कर दी थी 1852 के आसपास। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनका योगदान रहा है सावित्रीबाई फुले का, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पहल की है। तो ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात आ रही तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम है अभी।
और राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है, भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है। उद्धव ठाकरे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के क्या है, अभी हाल वर्तमान में राज्यपाल है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए महाराष्ट्र के बारे में, थोड़ा सा क्लियर है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये शुरू किया, राइट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई करने वाला देश कौन सा है। तो 2019-20 में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया है भारत में, ये पूछ रहा है। एफडीआई मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि दूसरे देशों से जो पैसा भारत में लगाया जाता है, भारत की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, या किसी भी तरह से भारत के किसी भी जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो है पहले स्थान पर जो है कौन सा देश है, ये बात पूछ रहा है। तो देखिएगा 2019-20 के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास 49 पॉइंट कुछ डॉलर जो है, 49.50 अरब डॉलर जो है उसका टोटल एफडीआई आया है। ठीक है, हमारे पास जो है 49.50 अरब डॉलर के पास जो है एफडीआई आया है। आप मान सकते हो 49 पॉइंट कुछ है, हम लोग 50 मान लेते हैं, अरब डॉलर का एफडीआई आया है भारत में। उसमें से अगर बात करें तो 14 पॉइंट कुछ तो अकेले इससे आया है, आपका मॉरिशस से आया है। मॉरिशस अकेले से 14.67 जो अरब डॉलर है वो अकेले मॉरिशस से आया है। और इसमें भी अगर बात करें तो 7 पॉइंट कुछ जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर, सेवा क्षेत्र के अंदर जो है सर्वाधिक आया है। सर्विस सेक्टर समझते हो ना आप लोग, हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये जो है ये सारी सर्विस सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सर्विस सेक्टर में आती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 7 पॉइंट जो है 65 जो है आपका अरब डॉलर यहाँ से आया है, सर्विस सेक्टर के अंदर आया है। और टोटल मॉरिशस से कितना है, 14.67। इससे लास्ट ईयर भी जो है अब सॉरी मॉरिशस से नहीं, सिंगापुर से आया। मॉरिशस जो दूसरे नंबर पे है, ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो विदेशी प्रत्यक्ष जो एफडीआई जो है वो कहाँ से आया, अगर पूछे तो सबसे अधिक एफडीआई जो आपका सिंगापुर से आया है। और सिंगापुर से जो है 14.67 अरब डॉलर आया आपका, जिसमें 7.65 जो है वो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र में आया अकेले। इससे पहले भी जो है लास्ट ईयर भी सिंगापुर से 16 पॉइंट कुछ डॉलर आया था, 16 पॉइंट कुछ अरब डॉलर आया था। और मॉरिशस से उसका आधा 8 अरब डॉलर आया था। इससे पहले हमारे साथ सबसे ज़्यादा एफडीआई लाने वाला देश हमारे लिए मॉरिशस ही रहता था। लेकिन अभी 2 साल से जो है एफडीआई में सिंगापुर टॉप पे हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। सिंगापुर अभी 2 वर्ष में टॉप में हुआ है, तो ये आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे सिंगापुर के बाद बात करें तो मॉरिशस दूसरे नंबर पे एफडीआई के मामले में, और तीसरे नंबर पे आपका नीदरलैंड आता है, और चौथे नंबर पे यूएसए से सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है भारत के अंदर। समझ पा रहे हैं, पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा नीदरलैंड और चौथे नंबर पे यूएसए। इन सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे पास आती है, तो इसका ध्यान रखना आपको, राइट। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किस खेल को शामिल किया गया है। देखिएगा खेलो इंडिया जो गेम है, इनका तीसरा संस्करण अभी था, तो 2018 में शुरू हुआ था ये, 2018 में दिल्ली में था, 2019 में पुणे में था इसका। और तीसरा संस्करण जो था अभी 2020 के अंदर, तो 2020 का खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। तो गुवाहाटी के अंदर जो हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा संस्करण जो है वो कहाँ पर था, गुवाहाटी के अंदर था। ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण 2020 का गुवाहाटी के अंदर हुआ था। इसके जो है किसने आयोजित किया है इसको, तो हमारे जो है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इन दोनों ने मिलकर ये आपका आयोजित किया था, इसका आयोजन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, और गुवाहाटी के अंदर ये हुआ है, राइट। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा अगर बात करें खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण की, तो इसमें जो है आपका 1000 प्रतिभागियों का, तीसरे संस्करण भी नहीं, इसकी मेन जो मकसद क्या है एक तरह से जाने तो, इसमें जो अंडर 17 स्कूली टर्म पर और अंडर 21 जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भाग ले सकते हैं इसके अंदर। कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स अंडर 21 के अंदर, और आपका अंडर 17 में जो स्कूल्स के वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये इसके अंदर रहता है। और इसमें जो भी 1000 प्रतिभागी जो फाइनल निकलते हैं, उन 1000 प्रतिभागियों को 8 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय सत्र के लिए उनको तैयार किया जाता है। 8 वर्ष तक जो है 5 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है, ताकि वो लोग अच्छे से तैयार हो सके। इसके लिए 8 वर्षों तक 5 लाख रुपया इसको कंटिन्यूसली दिया जाता है, ताकि अच्छे से डाइट मिले, अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, तमाम चीज़ें जो है प्रॉपर उन पर फोकस किया जाता है। ये जो आपको आइडिया रखना है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर जो है खेलो इंडिया के अंदर थोड़ी अच्छी बात है, ताकि हम लोग एक अच्छे प्लेयर्स जो है तैयार कर सकें देश के अंदर, ये बात है।
समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीसरे किन खेलों को शामिल किया गया है, तो इसके अंदर कौन कौन सा किया गया है? लॉन बॉलिंग जो है, लॉन बाउल्स या लॉन बॉलिंग और साइकिलिंग, ये दोनों ही गेम्स को शामिल किया गया इसके अंदर, ये दोनों ही शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लॉन बॉलिंग और साइकिलिंग दोनों को इसमें शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है। पहला तो ये बन सकता है कि कहाँ पर आयोजित हुए, तो गुवाहाटी के अंदर हुआ, असम के अंदर। इसके अलावा थोड़ा और ज़्यादा पूछना चाहता है तो ये इसमें पूछ सकता है कि 1000 प्रतिभागियों वाली बात, और 8 लाख रुपए जो है, सॉरी 8 वर्षों तक 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो तीसरा संस्करण जो है गुवाहाटी वाला, और दोनों को जोड़ा है, लॉन बॉलिंग और साइकिलिंग को इसमें जोड़ा गया है। समझ पा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ए और बी जो है इसका दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 28वें विश्व पुस्तक मेला 2019 की थीम क्या रखी गई थी? तो देखिएगा 28वां विश्व पुस्तक मेला जो था 2019 का, ये गांधी जी की 150वीं जयंती पर जो है गांधी जी के नाम कर दिया हम लोगों ने। तो इसकी थीम क्या थी ये पूछा है, तो बताइएगा। नई दिल्ली के अंदर विश्व पुस्तक मेला लगाया जाता है हमारा, 28वां विश्व पुस्तक मेला था। इस कहाँ पर था? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर था। करेक्ट? तो न्यू दिल्ली में था 28वां। और थीम पूछिए क्या थी? स्वच्छता एवं जलवायु परिवर्तन, गांधी द राइटर, गांधी एक जीवन दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था ये, और बी जो है गांधी द राइटर जो है गांधी जी के ऊपर था। गांधी जी द राइटर, गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें के जो है उनके बारे में, उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी है, अच्छे राइटर भी थे। आपको पता होगा गांधी जी के बारे में, जो कि भारत में 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में आए थे, क्योंकि वो काफ़ी दिन तक वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और वहाँ पर भी मूवमेंट चला रहे थे। जब भारत में आए थे 1915 के अंदर, आने के जो कुछ ही समय बाद जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हो गया। तो इस प्रकार से जो आते ही वो इन चीज़ों में लग गए थे। 1 साल भारत भ्रमण करके पूरे भारत को समझा उन्होंने, और उसके बाद पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े भारत के। और 1919 में, फिर 1921-22 के अंदर आपको पता ही है असहयोग आंदोलन हो गया, और धीरे धीरे करते हुए 1942 में आपको आइडिया होगा कि करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई का, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको हम लोग नहीं टाल सकते हैं और इसको हम लोग नहीं नकार सकते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी जो है इसका था, न्यू दिल्ली में आयोजित था। द राइटर्स राइटर, गांधी द राइटर्स राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किस राज्य में आयोजित हुई है? बताइएगा कौन से राज्य में आयोजित हुई है 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020? कौन सा राज्य हो सकता है? क्या राजस्थान हो सकता है? राजस्थान पॉसिबल है? तो देखिएगा कुछ एक चीज़ों के क्वेश्चन जो है वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पर काहे की आइस हॉकी चैंपियनशिप पॉसिबल है? इवन इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बड़े ही प्यार से दे दिया करो। पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर बच कौन गया? बच कौन गया अभी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है अभी। तो बताइएगा कौन सा हो सकता है इसके अंदर? तो इसके अंदर है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के अंदर जो है, लद्दाख अभी यूटी बन रखा है। लद्दाख के अंदर 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2020 की, लद्दाख के अंदर। और इसके अंदर और क्या ध्यान रखोगे आप? लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया लद्दाख, ये आपको आइडिया रखना है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के अंदर जो है वो टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 ही ज़िले हैं लद्दाख के अंदर, लेह और कारगिल। 2 ही ज़िले हैं, लेह एक और एक कारगिल है। काफ़ी एरिया बहुत बड़ा है लद्दाख का। इसके अलावा लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख को सीमा किस किस राज्य की लगती है और किस किस देश की लगती है? तो लद्दाख को सीमा लगती है चाइना एंड अफगानिस्तान। अगर देश पूछे तो कौन कौन सी लगती है? एक चीन की और एक अफगानिस्तान की लगती है। अगर राज्य पूछे तो कौन कौन सी लगती है राज्य की इसको? तो राज्य की लगती है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर जो है, इन दोनों राज्यों की सीमा लगती है लद्दाख को। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा राजस्थान, इसके अंदर लद्दाख की बात करें हम लोग तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है इनके नए उपराज्यपाल कौन है? तो आर के माथुर जो है, आर के माथुर, राधाकृष्णन माथुर जो है, राधाकृष्णन माथुर जो है, आर के माथुर इनके उपराज्यपाल है और वर्तमान में अभी भी यही है। जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू थे जो उनको बदलकर अभी मनोज सिन्हा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नए बन गए हैं मनोज सिन्हा, ध्यान रखना ये बात। लेकिन ये आर के माथुर ये यहाँ पर आपके लद्दाख के अंदर ये आइडिया होना चाहिए।
इसके अलावा लद्दाख की अगर बात करें हम तो लद्दाख के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स है। एक का नाम है तसो मरोरी, देखिएगा लद्दाख के अंदर जो है दो इंपॉर्टेंट लेक्स है, आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। एक है तसो मोरीरी, ये नाम आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। ये लेक इंपॉर्टेंट है कि तसो मोरीरी लेक जो है वो कौन से राज्य के अंदर या केंद्र शासित के अंदर प्रदेश के अंदर है, तो तसो मोरीरी आपकी कहाँ पर है, लद्दाख में। इसके अलावा पेंगोंग लेक हो गया और तसो मोरीरी हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट जो है, ठंडा मरुस्थल, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख में। हॉट डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में थार डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट जो है वो लद्दाख डेजर्ट है, तो वो आपका लद्दाख के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा खारदुंग पास, खारदुंग पास जो है वो भारत का सबसे ऊंचा, यानी खारदुंग ला जो है, खारदुंग पास जो है, खारदुंग ला नाम से भी जानते हैं, ये भारत का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो कि 5359 मीटर जो है ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। वो भी कौन सा है, खारदुंग ला पर जो है वो कि भारत के अंदर है। इसके अलावा लद्दाख के अंदर एक वेरी फेमस नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा है, हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख के अंदर है। ये भारत का पहला जिम कॉर्बेट है, लेकिन सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी लद्दाख के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा सियाचिन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, वो भी लद्दाख के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें आपको लद्दाख के बारे में ध्यान एटलीस्ट रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो गया है लद्दाख, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, उसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, पूछ रहा गया है आपसे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आइडिया लगाओ कहाँ किया जा सकता है। गुजरात, ऑब्वियस सी बात है, आंसर मस्ट भी गुजरात। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति बनाई गई है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। क्लियर। तो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर बनाई गई है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो है आपकी स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी बनाया गया था पहले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो है मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका बनाया गया था ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर बनाई गई थी, वो भी गुजरात में ही थी, ठीक है। 182 मीटर ऊंचाई थी उसकी, 182 मीटर जो है ऊंचाई के साथ गुजरात में बनाई गई थी। 600 फीट ऊंचाई थी उसकी, अगर फीट में पूछे तो 600 फीट थी, और मीटर में पूछे तो 182 मीटर जो है गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा नदी के पर है, नर्मदा नदी, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ऑन रिवर नर्मदा जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ऑन रिवर नर्मदा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विश्व की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और आपका स्प्रिंग टेम्पल है, ये थोड़े ऊंचे हैं, जिनकी ऊंचाई भी इनसे कम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। अगर मैं बात करूं, बुद्धा का स्प्रिंग टेम्पल है, बुद्ध स्प्रिंग टेम्पल है आपका चीन के अंदर, बुद्धा का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्धा का है, चाइना के अंदर है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये चीन के अंदर है। इसकी हाइट आपकी 153 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, 153 मीटर है, 153 मीटर। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी है, 182 मीटर। यूनिटी क्यों, क्योंकि भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए यूनिटी जो है नाम दिया है। तो स्प्रिंग टेम्पल जो बुद्धा है वो आपका चीन के अंदर 153 मीटर हाइट है। लेकिन जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना है आप लोगों ने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, ये है आपका यूएसए के अंदर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका का, इसका हाइट कितना है, अगर इसका हाइट पूछे तो इसका 93 मीटर हाइट है, टोटल 93 मीटर। तो भारत में अभी वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो इंडिया के अंदर ही है, आपको आइडिया होना चाहिए। और कौन से में है, तो गुजरात के अंदर ही है। और दूसरी सबसे ऊंची जो है वो कौन सी बनाई गई है अभी हाल ही में, तो वो गुजरात है, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। व्हाट इज ब्रेल। ब्रेल लिपि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद कभी। एक ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि है एक, ब्रेल लिपि।
जो कि किसके लिए होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट बोल सकते हैं हम लोग अंग्रेजी में, और हिंदी में लिपि जो है ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो लुइस ब्रेल के द्वारा विकसित की गई है। लुइस ब्रेल जो है उनके द्वारा विकसित की गई है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। लुइस ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे, और उन्होंने जो ब्रेल लिपि बनाई थी, और लुइस ब्रेल जो है इनके द्वारा, फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है ब्रेल लिपि बनाई जो विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड है, विजुअली इंपेयर्ड पीपल है, मतलब जो दृष्टिहीन लोग हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए एक ब्रेल लिपि विकसित की। उसमें क्या है, कुछ मोटे हुए ऊपर उठे हुए शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिनको कि हाथ से जो है पढ़ा जा सकता है, हाथ से जो है उनको मतलब फील करके जो है पढ़ा जा सकता है। तो ये जो है ब्रेल लिपि जो है उसका विकास किया था लुइस ब्रेल ने, और इनका जो जन्मदिन आता है 4 जनवरी को, उसी दिन जो है पूरे विश्व भर में ब्रेल लिपि जो ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुइस ब्रेल के जन्म दिवस को 4 जनवरी को जो है फ्रांस के रहने वाले थे, और ये ब्रेल लिपि के रूप में मनाया जाता है, जो कि नेत्रहीन जो बच्चे हैं, नेत्रहीन व्यक्ति है, उनके लिए है ये स्क्रिप्ट। तो ये आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है। ब्रेल लिपि किसके लिए है, नेत्रहीन लोगों के लिए। किसके द्वारा बनाई गई है, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल जो है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी लुइस ब्रेल के जन्मदिन के दिन। क्या ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर मतलब क्या है, 4 जनवरी। समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। कौन सा स्टेट है जिसने आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया है, तो बताइएगा आरोग्य श्री योजना लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, और ये है क्या आरोग्य श्री, इसको समझते हैं। देखिएगा, आरोग्य यानी रोग से संबंधित है कुछ ना कुछ। आरोग्य श्री में क्या है कि जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी गरीब लोग हैं, उनको जब बीमारी कुछ भी है तो उसको चिकित्सा में सहयोग किया जाएगा। अगर उनकी 5 लाख से इनकम कम है, अगर किसी फैमिली की 5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, 5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, उन लोगों को चिकित्सा के मामले में, चिकित्सा में जो है मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज होगा, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनका इलाज होगा। तो ये जो है आरोग्य श्री योजना के अंदर किया गया कि इलाज उनका फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। इसके अंदर उनके कार्ड बना दिए जाएंगे, जो कि क्यूआर कार्ड बना दिए जाएंगे, उनको स्कैन करोगे पता लग जाएगा कौन व्यक्ति है। और इस प्रकार के जो है 1.42 करोड़ 1 करोड़ 42 लाख, या आप ये कह सकते हो कि 1.42 करोड़ जो है कार्ड बनाए जाएंगे इस प्रकार के, जिसके थ्रू लोगों को बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर जाकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इनकम क्या होनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए। ये खास बात है इस बात की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो और भी कर रही है लोगों के लिए वहाँ पर। और क्या कर रही है कि जो बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं उनके लिए भी पेंशन योजना भी है। जो बीमार व्यक्ति है, सॉरी बीमारी से ठीक नहीं, जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए क्या है, बीमार व्यक्ति के लिए 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की, 3,000 से लेकर 10,000 रुपये की पेंशन भी देती है वहाँ पर गवर्नमेंट जो है। वो अकॉर्डिंग टू बीमारी ध्यान पता करना पड़ता है कि जिसकी जैसी बीमारी है उसी के अकॉर्डिंग वो पेंशन मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप, तो अकॉर्डिंग टू जिसका जैसा रोग है उसी आधार पर उनको पेंशन 3,000 से लेकर 10,000 के बीच में दिया जाता है। आरोग्य श्री में फ्री में इलाज हो रहा है, 5 लाख से इनकम कम होना चाहिए। क्यूआर कोड जारी करेगी, 1.42 लाख करोड़ जो है, 1.42 जो है करोड़ क्यूआर कोड जारी होंगे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और बात कर लें। जब आंध्र प्रदेश की बात आ रही है तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 175 विधानसभा सीट्स है आंध्र प्रदेश के अंदर वर्तमान में। और लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर तो 25 सीटें जो है वो लोकसभा की है, राज्यसभा की जो है 12 सीटें हैं इसके अंदर। ठीक है, सॉरी 11 ही सीटें हैं राज्यसभा की, नॉट 12, 11 सीटें हैं राज्यसभा की, और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की आपकी कैपिटल है अमरावती। हैदराबाद जो है दोनों की ज्वाइंट कैपिटल बना रखी है हैदराबाद, लेकिन अमरावती जो है इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के अगर सीएम और गवर्नर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, बिस्वा हरिचंदन। ठीक है, बिस्वा हरिचंदन जो है वो राज्यपाल है, और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है, जगनमोहन
रेड्डी, ये वहाँ पर चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री है। और आपके बिस्वाभूषण जो हरिचंदन है, बिस्वाभूषण हरिचंदन जो है वो वहाँ पर क्या है, राज्यपाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के बारे में। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश के बारे में और भी बात करें हम लोग, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कोई और भी बात आपको ध्यान आ रही है तो आंध्र प्रदेश जो आपका स्टेट है उसके अंदर नागार्जुन सागर का नाम सुना है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? कृष्णा नदी, कृष्ण ने दिया था। तो कहाँ पर दिया था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन सागर जो डैम है तो वो कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। नागार्जुन सागर डैम इज ऑन रिवर कृष्णा। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश स्टेट जो आपका वो पहले निज़ाम के अंडर में था। जब भारत आज़ाद हो गया तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है, हैदराबाद था एक्चुअल में ये, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था ये इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है ये इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए जो है हम लोग भारत का एकीकरण कर रहे थे। और उस टाइम पर जो है हमारे होम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और इनके साथ जो 1948 में फाइनली हम लोगों को पुलिस एक्शन से हैदराबाद को लेना पड़ा था। ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो कई बार पूछ लेता है ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? तो ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? ये आपका हैदराबाद के लिए था। तो ये ध्यान रखना 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो 1948 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की और क्या बात है? आंध्र प्रदेश जो है वो 1953 के अंदर पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो पोटी श्रीरामालू जो है उनके 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद वहाँ पर पहला राज्य जो है भाषाई आधार के रूप में भाषाई आधार पर बनाना पड़ा था आंध्र प्रदेश को 1953 के अंदर गवर्नमेंट को। ये बात अभी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है तमिल बोलने वालों को, तेलुगु बोलने वालों से तमिल बोलने वालों को अलग किया गया था। तो ये आपको आइडिया क्या किया गया था? तमिल बोलने वालों से तेलुगु बोलने, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल, तो उनको अलग किया गया था। तो ये आपको तमाम बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में कौन सी लेक है? कोलेरू। और आपकी पुलिकत झील, पुलिकत और कोलेरू लेक जो है ये आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के अंदर। ये तमाम चीज़ें आंध्र प्रदेश के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है? तो कोलेरू और पुलिकत क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो है इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है क्या हो गया? आरोग्यश्री का। आरोग्यश्री का करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो 750 मेगावाट का, कितने का? 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है। एमपी के रीवा में लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? 750 मेगावाट का है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, कितने मेगावाट का? ये 750 मेगावाट का है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट के अंदर बात करें हम लोग, सोलर ट्री जो है वो कौन से राज्य में लगाया गया है? तो वो पश्चिम बंगाल में सोलर ट्री जो है विकसित किया गया है। विश्व का पहला सोलर ट्री विकसित किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का रीवा जो है वहाँ पर उद्घाटन हुआ अभी पीछे। इसके साथ साथ जो है हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लोग 2022 तक 175 गीगावाट जो है, गीगावाट, वो हम लोग न्यू एंड रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरण जो साधन है ऊर्जा के, उससे हम लोग बिजली बनाएं। कितना? 175 गीगावाट। और उसमें जो 175 गीगावाट में से कितनी होनी चाहिए? 100 जो गीगावाट होगी वो किसकी होगी? वो सौर ऊर्जा से होगी। समझ पा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। राइट, इसी के साथ आज के क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पिछली क्लासेस को देखते रहिएगा ताकि आपका सारा काम पूरा कवर हो जाए और हम लोग और अच्छे से आगे बेहतरी से पढ़ पाएँ और आप हर चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि हम लोग एक बैकग्राउंड भी बना रहे हैं साथ के साथ। क्लियर? तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।